नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या हुई 40। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी का जमकर हंगामा। नीतीश कुमार का विवादास्पद बयान, बोले जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। आज संसद में फिर हुआ हंगामा, कभी चीन के मुद्दे पर तो कभी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के समर्थन में आए ब्रिटेन और फ्रांस। यूएई भी भारत के साथ, रूस और अमेरिका पहले ही भर चुके हैं हामी। अमेरिका में ब्याज दरों पर फेड के बयान से मायूस हुआ बाजार। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट का शिकार। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% टूटे। तवांग में भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास। चीन से सटी सीमा पर राफेल और सुखोई की दहाड़। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी दिखा रहे अपना दम। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में भिड़ेंगे अर्जेंटीना और फ्रांस। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। रविवार को होगा सबसे बड़ा मुकाबला। अब मैकडॉनल्ड पर बर्गर के साथ साथ मिलेगा संगीत का मजा। कंपनी लॉन्च करेगी अपना म्यूजिक प्लेटफॉर्म। जुड़ेंगे बड़े सिंगर। कार्तिक आर्यन को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। और सबसे पहले बुलेटिन में बात बिहार की, क्योंकि बिहार में शराब कांड ने कोहराम मचा दिया है। छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 40 लोगों की मौत होने की खबर है। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। शराब कांड को लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। बिहार विधानसभा में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर प्रदर्शन किया। विधान परिषद में भी बीजेपी एमएलसी ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर भी बीजेपी नेताओं ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के नेता नीतीश सरकार के खिलाफ हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर आए थे। शराब कांड की गूंज संसद में भी सुनाई दी। इस मामले को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इस मामले पर नीतीश कुमार ने विवादास्पद बयान देकर मामले को और गर्मा दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से मौत के मामले में नीतीश कुमार का बचाव किया। उन्होंने दूसरे राज्यों में जहरीली शराब से हुई मौत के आंकड़े भी गिनाए। कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर, ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। इधर बीजेपी नीतीश सरकार पर लगातार वार कर रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से बिहार की जनता से माफी मांगने की बात कही है। तो आखिर जब शराबबंदी है तो इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिहार में कैसे आ रही है? पुलिस महकमा क्या कर रहा है? और पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो शराब माफियाओं से मिला हुआ है। उसकी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ रही है उसका एक बड़ा कारण है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने में लग गई। और बिहार में कौन है जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात संसद की, जहां आज सुबह से ही रुक रुक कर हंगामा होता रहा। पहले चीन के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। फिर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री के जवाब से निराश विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। संसद के आज के अपडेट के बारे में जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, बताएं आज क्या कुछ खास रहा संसद में?
देखिए, दरअसल जब आज संसद सत्र की शुरुआत हुई तो लग नहीं रहा था कि कोई ऐसा हंगामा होने के आसार हैं, लेकिन अचानक से मुझे लगा कि पहले से ये तय करना था कि आज सदन में हंगामा करना है। तो कुछ इस तरह से मुद्दे उठे। चीन के मुद्दे पर जब रक्षा मंत्री जवाब दे चुके थे, कल पहले ही सरकार साफ कर चुकी थी इस पर बहस नहीं कराएंगे, लेकिन आज फिर दोनों सदन जब बैठे तो वहाँ चीन के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी पार्टियों ने चीन के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार मांग नहीं मानी और अंत में स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके ये कहा कि क्या भारत की संसद में चीन के मुद्दे पर बोलने का भी हक नहीं है क्या। और स्थिति हो गई कि दोनों सदनों से कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के सांसद वहां से वॉकआउट कर गए। उसके बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, क्वेश्चन आवर आया। क्वेश्चन आवर में खासतौर से वहां पे एक सवाल यह था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो वहां पे पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के पीछे गैर भाजपा शासित राज्य यहां पे जिम्मेदार हैं। उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कई राज्य हैं जिसमें आपको पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड और तेलंगाना, जहां पे वैट नहीं घटाया गया है। वैट नहीं घटाने की वजह से इन राज्यों में तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो इस वजह से ये जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वो तेल की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार है। इस जवाब से नाखुश हो गई विपक्षी पार्टियां और खासतौर से कांग्रेस इस जवाब से संतुष्ट नहीं था और आगे चलकर इस जवाब के बाद भी हंगामा हुआ और वहां भी बहिष्कार, संसद को वॉकआउट करके चले गए। तो रुक रुक करके सदन को स्थगित करना पड़ा। किसी तरीके से कुछ चंद मोर्चे पर कामकाज होता हुआ दिखा संसद का दोनों सदनों में। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुछ ऐसा रहा आज संसद का माहौल। और अब बात तवांग का, क्योंकि तवांग में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बीच भारतीय वायुसेना आज से 2 दिन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में युद्ध अभ्यास कर रही है। वायुसेना के बेस्ट फाइटर जेट चीन के सटी सीमाओं पर अपना एक्शन दिखाने को पूरी तरीके से तैयार है। राफेल, सुखोई, अपाचे, चिनूक जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा हैं। वायुसेना अपने सभी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। हालांकि इस युद्ध अभ्यास की किसी भी प्रकार से चीन से संबंध होने का वायुसेना ने इनकार कर दिया है। यह अभ्यास अपनी क्षमता आजमाने का एक तरीका है, मगर यह युद्ध अभ्यास चीन को सीधी चेतावनी जरूर है कि भारत से भिड़ना उससे महंगा पड़ सकता है। और अब बात यूएनएससी की, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, जहां भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस का साथ मिल गया है। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखने वाले 2 स्थायी सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत के लिए परमानेंट मेंबरशिप को लेकर अपना समर्थन दोहराया है। फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। इसके अलावा यूएई ने भी स्थायी सदस्यता को लेकर भारत की वकालत की है। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिका और रूस पहले ही भारत को अपना समर्थन दे चुके हैं। और अब बात करेंगे मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी आज गिरावट रही। अमेरिका में ब्याज दरों पर आई फेड की कमेंट्री के बाद बाजार मायूस दिखा। सेंसेक्स 889 पॉइंट गिरकर 61,799 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 245 पॉइंट गिरकर 18,415 पर बंद हुआ। आज आईटी और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले तो बताइए आज के मार्केट के हाईलाइट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था। भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव की उम्मीद लगाई रहे थे और कुछ हद तक कमेंट्री वीक, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। शुरुआती कमजोरी धीरे धीरे भारतीय बाजारों के लिए और भारी पड़ती गई और सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट्स के अंदर जो बिकवाली थी वो और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ी। और एक बड़ी बिकवाली, यानी 11 अक्टूबर 2022 के बाद सबसे बड़ी बिकवाली जो थी वो मार्केट में आज हमने देखी। अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ था, तो बीएसई के सभी इंडिसेज आज लाल निशान में बंद हुए। इसके अलावा मिड कैप में बिकवाली, स्मॉल कैप में बिकवाली, निफ्टी बैंक हाई लेवल से टूटा, आईटी में बिकवाली देखने को मिली। मेटल में हेवी प्रेशर आज के सत्र के अंदर क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा और डे लो के आसपास ही जाके कहीं इंडेक्स आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली मार्केट में आज बिकवाली थी और जो बिकवाली प्रिवेल कर रही थी वो अक्रॉस द बोर्ड यानी सभी सेक्टर्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। जी, तो इसी के साथ आपसे सेक्टर्स भी समझ ही लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स में आज तेजी और कहां पर सुस्ती रही। देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में बड़े बड़े नाम नहीं थे इतने, या इतना बड़ा गेन नहीं था। तो एक एक करके तमाम गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई लाइफ, सन फार्मा,
जहां पर कुछ हद तक फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन सेल ऑफ तेज था आज आईटी के अंदर, तो उसमें टेक महिंद्रा लीड कर रहा था, जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली थे निफ्टी में। इसके अलावा टाइटन, इन्फोसिस, ग्रासिम, ये कुछ और ऐसे नाम थे जो कि निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में शुमार होते हुए दिखाई पड़े। तेज बिकवाली आईटी स्पेस जिसको लीड कर रहा था टेक महिंद्रा करीब 4% नीचे रहा। मिड कैप में लीड कर रहा था लिंडे इंडिया, इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गुजरात गैस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी और करीब 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी यस बैंक के अंदर भी। इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में ट्यूब इन्वेस्टमेंट 5% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया 5% नीचे, यूनियन बैंक 5% नीचे और पूना वाला फिनकॉर्प करीब 4% के आसपास बिकवाली आज यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज आईटी में प्रेशर था तो तमाम शेयरों में प्रिवेल कर रहा था। टेक महिंद्रा 4% नीचे, कोफोर्स 3% नीचे, एल&टी, इन्फोटेक माइंट्री करीब 2.5% नीचे और इन्फोसिस रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो आज प्रेशर का दिन था, लेकिन एक्सपायरी भी है तो कुछ भी कहना मुश्किल होता था। कल माइट एक पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़े। जी बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो रहा आज मार्केट का हाल, और सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनंत सिंघल ने क्रेडिट स्विस इंडिया के एमडी और इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सरकारी बैंकों पर नजर बनी रहेगी। नीलकंठ जी बताइए फिर 2023 को आप कैसे देख रहे हैं? 2022 में तो इंडियन मार्केट ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। बड़े बाजारों में एक जो टॉप कुछ बाजार है उनमें हमारा नाम शामिल है, और उस समय जब यूएस मार्केट में इतनी बड़ी डिक्लाइन आई, अब कैसा लग रहा है आपको? वैल्यूएशन के हिसाब से हम कैसे लग रहे हैं, ग्रोथ के हिसाब से हम कैसे लग रहे हैं? कुछ कंसर्न्स हैं क्या जब हम 2023 में जा रहे हैं? तो देखिए, इसको मार्केट परफॉर्मेंस को अगर हम 3 भागों में बांट दें, एक है 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग्स की, मतलब आज अगर 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग्स 100 है तो दिसंबर 23 में कितना होगा, राइट? सो दैट इज द एक वो भाग। दूसरा हुआ ग्लोबल पी का क्या होता है, कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो है वो यहाँ से बढ़ेगा या गिरेगा। और तीसरा है कि इंडिया का प्रीमियम यहाँ से बढ़ेगा या गिरेगा। नाउ पिछले 12 महीने में इंडिया की परफॉर्मेंस मतलब पूरी तरह से डिलीवर हुई है प्रीमियम एक्सपेंशन से, कि इंडिया का पी प्रीमियम वर्ल्ड के लिए बढ़ गया, और जो फॉरवर्ड अर्निंग्स थी वो ग्रो की। ग्लोबल पी जो है वो गिरता रहा। मेरे हिसाब से अगले 12 महीने में ग्लोबल पी मल्टीपल यहाँ से बहुत इम्प्रूव नहीं होगा, हो सकता है यहाँ से और गिर ही जाए। इसके बहुत सिंपल रीजंस हैं। पहला ये कि जो रिस्क फ्री रेट है, यानी जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, जब आप ग्लोबल पी को देखते हैं, उसका मतलब रिवर्स ऑफ पी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 2 भाग, एक रिस्क फ्री रेट जो यूएस 10 ईयर यील्ड है, और एक उसको कहते हैं हम इक्विटी रिस्क प्रीमियम, की जो इन्वेस्टर है इक्विटीज में वो रिस्क फ्री रेट से ऊपर डिमांड करेगा। अगर आपको रिस्क फ्री रेट जितना ही मिल रहा है तो फिर क्यों खरीदना इक्विटीज? तो वो प्रीमियम क्या है, और वो प्रीमियम भी अभी बहुत लो है, उसको वो बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ में रिस्क आएंगे, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में रिस्क आएंगे, और इनके कारण ग्लोबल पी जो है यहाँ से बहुत नहीं बढ़ सकता। हमारा जो पी प्रीमियम है वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि यहाँ से ज्यादा वो मतलब हिस्ट्री में 3-4% ऑफ द टाइम ही रहा है। नाउ कुछ लोग कहते हैं कि ये और एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी असंभव तो नहीं है, लेकिन हम मार्केट्स में प्रोबेबिलिटी पे बेट करते हैं, और कोई चीज जो हिस्ट्री में बहुत कम हुई है उस पे बेट करना एक बहुत प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं। तो फिर हम घूम फिर के आ जाते हैं कि हमारी 12 मंथ अर्निंग्स कितनी बढ़ेंगी। तो अभी के हिसाब से वो 15% है, यानी कि दिसंबर 23 में अगर FY24 और FY25 के फोरकास्ट हम अभी वाले ले लें तो वो 25% और 15% ग्रोथ पे है। वो थोड़ा कट्स होंगे, उसमें हो सकता है कि वो 12 से 13, 12-14% हो जाए, बट ये इफेक्टिवली मार्केट का सीलिंग रिटर्न है। तो जो टाइम करेक्शन हम देखते आए हैं सितंबर 21 से लेके अभी तक, वो हो सकता है अभी 9-12 महीने और चले। अच्छा, अब वो फोन करके नहीं बोल रहे कि अब और कितना पुश करोगे? अब इतनी बड़ी रैली तो ऑलरेडी आ चुकी है खासतौर से पीएसयू बैंकों में। नीलकंठ जी, इतनी बड़ी रैली पीएसयू बैंकों में। मैं देख रहा था पीएसयू बैंक इंडेक्स पिछले 1 महीने में करीब 20% भाग गया, साल में तो करीब 80% भाग गया। लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि पीएसयूज में जगह है?
जी हाँ, मुझे लगता है कि वो अभी भी है, बट पीएसयूज में हम थोड़े सेलेक्टिव हैं। सी हम भी पीएसयूज पे ओवरवेट रहे हैं, मतलब करीब 1-1.25 साल से। पहले 6 महीना काफी कष्ट हुआ, उसके बाद रिटर्न्स अच्छे आए। लेकिन मेरे हिसाब से उसमें भी हम टॉप 3-4 जहाँ पे एटलीस्ट या तो अभी ही ऑलरेडी आरओई अच्छे हो गए हैं, आरओई जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर है, मतलब एटलीस्ट डबल डिजिट के आसपास है, या हो जाएगी। तो उन्हीं बैंक्स पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हर पीएसयू बैंक में जहाँ पे भी कि बेस्ट केस में भी आरओई जो है वो 8-9% भी नहीं होती है, वो मतलब इफेक्टिवली आप वेल्थ उसमें अक्रू नहीं कर रहे हो। आप एक 6 महीने 1 साल बाद आके आपको फंड रेजिंग की जरूरत पड़ेगी, आपका डाइल्यूशन होगा। वो डाइल्यूशन में अगर आपने मोर देन 1 टाइम बुक पे नहीं किया तो और डाइल्यूशन होगा। में तो बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, और अभी तो मोमेंटम है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। बट मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक्स में भी जो टॉप 3-4 हमें लगते हैं जो अच्छे हैं, उन पे हम ओवरवेट हैं, और अभी भी रहेंगे। तो सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के पेपर में बड़े बदलाव किए हैं। कहना है अब रट्टा नहीं चलेगा, बच्चों को अपनी समझ-बूझ से जवाब देने होंगे। सीबीएसई का नया पैटर्न पहले से कितना अलग है और स्टूडेंट्स तैयारी करते वक्त किन-किन बातों का ख्याल रखें, इस पर आज का कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। खबरों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रेस्टोरेंट चेन मैकडॉनल्ड्स भारत में जल्द ही एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। आई एम लविंग इट के नाम से इस प्लेटफॉर्म में देश के बड़े कलाकारों को शामिल किया गया है। कंपनी ने बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। मैकडॉनल्ड्स नॉर्थ एंड ईस्ट के चेयरमैन संजीव अग्रवाल ने हमसे खास बातचीत की, आप भी सुने। इंडिया में आई एम लविंग इट लाइव कॉन्सर्ट लेके आ रहा है। सर ये बताइए कि एक फूड ब्रांड का, एक फूड चेन का, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के साथ एक पार्टिसिपेशन बहुत ही एक यूनिक, हालांकि दुनिया में आपका ये एक्सपेरिमेंट रह चुका है। इंडिया में इस कॉन्सर्ट की क्या खासियत रहने वाली है? आई एम लविंग इट लाइव क्या होने वाला है इसमें? देखिए, मैकडॉनल्ड्स की ये वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आई एम लविंग इट लाइव। ये म्यूज़िक कोर इसका म्यूज़िक है। इंडिया में लोग म्यूज़िक के बड़े फ्रेंडली हैं। People love music, and music with McDonald's will go very well. See, people love McDonald's and people love music, so both of them will go one to one. So it will certainly give a very feel-good moment to our people, our customers. और काफ़ी सारे आपने अच्छे ब्रांड एम्बेसडर भी अपने साथ एसोसिएट किए हैं। कार्तिक आर्यन जो कि मतलब यूथ सेंसेशन है, अरमान मलिक भी हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट में कौन कौन होगा शामिल, और इन ब्रांड्स के आने के साथ आपको लगता है कि मैकडॉनल्ड्स की इमेज कितनी बूस्ट होगी, कितनी लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि यूथ कनेक्ट कर पाते हैं आइकन्स के साथ? सी, मैकडॉनल्ड्स बहुत बड़ा ब्रांड है, और हमने जो कार्तिक आर्यन को लिया है, इस समय इज़ द नंबर 1 सुपरस्टार एंड बड़ा यूथ में बहुत ही फेवरेट है। It is the best icon of youth today. So with Kartik Aaryan, McDonald's will go like it will add more to our. It will give more happiness. बहुत खुशियाँ देगा हमारे लोगों को जब हमारे लोग आएंगे और कार्तिक आर्यन को देखेंगे मैकडॉनल्ड्स के साथ, तो लोगों को जो खुशियाँ मिलेंगी दैट विल बी अमेजिंग। मतलब इट विल बी अ डिफरेंट लेवल। और हमने जो ये म्यूज़िक का प्रोग्राम किया है, इसमें हमारे बड़े अच्छे अच्छे स्टार्स हैं। लाइक अभी आज अरमान मलिक आ रहे हैं, और फिर हमारे साथ गुरु रंधावा हैं, और शर्मीली हैं, एक अर्जुन कनांगो हैं। बहुत अच्छे अच्छे हम लोग के स्टार्स हैं जो मिलके गाना बनाएंगे हम लोग के लिए और उसको लॉन्च करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।